कई मतलब इस्लामाबाद के लोगों को भी नहीं पता जो। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने मेन डेस्टिनेशन के ऊपर, डॉक्टर AQ खान साहब की कब्र के ऊपर। मुशर्रफ ने इनसे जो है पूरे पाकिस्तान के सामने, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कौन सा था? ना वो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर था, 1500 टाइम्स न्यूक्लियर वेपन बनाया उस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, पहले तो मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बनता है। आज हम आए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो लास्ट ईयर से मेरा प्रोग्राम था कि डॉक्टर कदीर खान की कब्र को विज़िट करना है, तो उस टाइम टाइम नहीं मिल सका। अभी मैं वीकेंड एंजॉय करने आया हूँ, तो आपको लेके चलते हैं डॉक्टर कदीर खान की कब्र। अच्छा, जब हम गेट 2 से दाखिल हुए तो हमें पता चला यहाँ पे जो है कुदरतुल्लाह शहाब साहब की भी कब्र यहीं पे है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ कई मतलब इस्लामाबाद के लोगों को भी नहीं पता, जो यहाँ इंडिजिनस लोग हैं ना, जो नेटिव हैं, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो है यहाँ पर दफन हुई हुई हैं। तो हमें भी इधर आने पर पता चला कि H8 जो है वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पर एस्टिमेट के मुताबिक मोर देन 1 लाख कम से कम कब्रें होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब की कब्र पे। हमने जाना तो कदीर खान साहब की कब्र पे था, तो यहाँ आके पता चला कि इनकी कब्र भी यहीं पर मौजूद है। तो ये 1917 में पैदा हुए और 1986 के अंदर इनकी वफ़ात हुई। ब्रीफ से इनका इंट्रोडक्शन देते चलते हैं। तो इन्होंने जो है ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी शहाब नामा के नाम से, जो बड़ी फेमस है और जर्नलिस्ट लोग भी बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री और प्री पार्टीशन और ये सब कुछ दिया हुआ है। मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, और डेट इज़ ए मास्टरपीस। अंकल परवीन शाकिर की कब्र सामने कोने पे इधर। डब्बे के साथ अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने मेन डेस्टिनेशन के ऊपर, डॉक्टर AQ खान साहब की कब्र के ऊपर। ये आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग भी यहाँ पर अवेज़ हैं, और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर अभी भी थोड़ी देर पहले विज़िट करके गए हैं। और यहाँ इनका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनके बारे में। इनको निशान इम्तियाज़ भी दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा था। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ। डॉक्टर AQ खान साहब पैदा हुए थे 1936 में भोपाल सिटी, विच इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश इज़ लोकेटेड इन द सेंटर और द हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ग्रीनरी है इस सिटी के अंदर, वहाँ पर पैदा हुए, मतलब ये बेसिकली इंडियन इन ओरिजिन थे। फिर उसके बाद ये माइग्रेट कर गए पाकिस्तान के अंदर, और इनकी जो बाकी तो आपको पता ही होगा जो इनकी मेन स्पेशलिटी थी, यानी कि जो इन्होंने थीसिस किया वो किया था मेटलर्जी के अंदर। फिर 1970s के अंदर ये हुआ कि जब डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान हुआ, सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद 1974 के अंदर इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो ये काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गए थे, क्योंकि पेट्रियट थे, काफ़ी नेशनलिस्ट टाइप के थे हमारी तरह। तो इनके अंदर मुल्क की खिदमत करने का जज्बा था। तो इन्होंने क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उससे पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त लिखा, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था एक न्यूक्लियर वेपन पोजेस करना, या एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर उभरना, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। जो इंडिया था वो एज ए हेजमन साउथ एशिया के अंदर बनकर उभरा था। तो मतलब यहाँ की सिक्योरिटी जो पॉलिटिक्स थी और सिक्योरिटी वाइज जो सिचुएशन थी साउथ एशिया के अंदर, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ये वहाँ से आए हॉलैंड से, वहाँ पर इन्होंने मेटलर्जी के अंदर स्पेशलिटी की थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिले, फिर उसके बाद इधर आए, इन्होंने KRL की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए 1990s के अंदर। तो ये जो 2 डेकेड्स थी 1970s से लेकर 1990s तक,
ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब साबित हुई, क्योंकि सबसे पहले डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, फिर 1970 के अंदर रशिया ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जो है वो एलाई बन गया यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इन 2 डेकेड्स के अंदर जो है कश्मीर इशू भी काफ़ी डोरमेंट होकर रह गया, और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर उभरें। तो ये हॉलैंड से आए और इन्होंने पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर स्टेट बनाया। और आज अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आज पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर जो है कायद आज़म के बाद अगर मैं किसी का रोल देखता हूँ, जितना मतलब मेरी नॉलेज कहती है, तो कायद आज़म के बाद अगर किसी इंसान का रोल है वो तो डॉक्टर कदीर खान साहब का रोल है। क्योंकि आप देखें, जब आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट आता है और पूरी जियो पॉलिटिक्स चेंज होकर रह जाती है। तो इनका ये बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर जो इन्होंने किया। यहाँ पर देखें और लोग भी आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की कब्र है, तो यही मैंने विज़िट करनी थी। इसका थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा साइड पे आके। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ जो चीज़ें हम लोगों ने की वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एज ए नेशन भी हमने इनको सपोर्ट नहीं किया, और एज ए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मतलब इनके एहसानों का बदला हमने इन्हें सही तरीके से नहीं दिया। जो इनके साथ ट्रेजिडी हुई 2004 के अंदर, मुशर्रफ ने इनसे जो है पूरे पाकिस्तान के सामने लाइव टेलीविज़न पर आकर इनसे माफ़ी मंगवाई। फिर उसके बाद उधर से लेकर हाउस अरेस्ट करने तक, और अभी तक जाकर जो है इनको ना मतलब कोई उसके बाद कोई अवार्ड दिया गया। जब इनका फ्यूनरल हुआ तो उसमें भी हमारे जो COS थे, फिर उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर थे, एक पेज पर थे ना उस टाइम। तो आपको भी पता है एक पेज का मतलब है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो किसी और के पेज पे थे, तो इसका मतलब था एक पेज पे थे। तो आपस में इनका हुआ होगा कोई कंसेंसस, तो ना इनकी फ्यूनरल अटेंड की गई। फिर उसके अलावा जो है बस गुमनाम तरीके से इनको जो है दफन किया गया। अवाम ने तो काफ़ी साथ दिया, लेकिन अवाम की यहाँ चलती कहाँ पे। तो इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। तो आप देखें ना, इंडिया में जो हमारे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी अब फोत हो चुके हैं। तो उनको इंडिया ने जो है अपना नेशनल अवार्ड दिया, सबसे बड़ा अवार्ड दिया। फिर उसके बाद उन्हें वालेकुम सलाम, फिर उसके बाद इन्हें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया। हम कहते हैं मतलब इंडिया के अंदर रेसिज्म है, इंडिया के अंदर फाशिज्म है, वो मुस्लिम्स को राइट नहीं देते उनके, जबकि यहाँ हमने अपने मोहसिन के साथ क्या किया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया, जबकि डॉक्टर कदीर खान साहब को क्या क्या किया गया। ये एक दफ़ा बेचारे इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो वहाँ पे भी इस तरह हार गए थे। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी में भी थे, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट, पता नहीं वो भी काफ़ी गुमनाम सी थी, उसका भी नाम नहीं आता मुझे। तो क्या हुआ, अच्छा अब ये देखें, इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था, उसका भी मैं थोड़ा सा काउंटर थीसिस देना चाहता हूँ। कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने जो है हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है अपने पाकिस्तान की, वो लीबिया को, मुअम्मर कज़ाफ़ी को, फिर उसके अलावा इराक़ को और सीरिया को, वहाँ पर इन्होंने जो है ना प्रोलिफरेशन की थी, और पैसों के एवज़ जो है ना ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो आगे सेल की थी। तो आप ये देखें, ये अगर एलिगेशंस हैं, तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद क्या किया। उनका जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब था J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अच्छा वो बताते चलो वो भी एक ज्यू था। बस अब मैं इस चीज़ को इतना वो सपोर्ट नहीं करता, मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल और ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, लेकिन ये आप देख लें। तो उसने क्या किया, उसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, फिर उसके इवज़ क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने डेटोनेट किए ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एक हिरोशिमा के अंदर, फिर नागासाकी के अंदर, स्मॉल मैन फैट मैन। फिर वो आके जो सर पकड़ के बैठ गया कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने इंसानियत को नुकसान पहुंचा दिया। अब उसने 2 लाख बंदे मार दिए, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कौन सा था? वो ना तो पोखरान डेजर्ट के अंदर जो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे, ना तो वो था, ना वो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर था, ना जो हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने किए, ना वो था। जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट था वो था ज़ार बम्बा का, वो रशिया ने कंडक्ट किया था। और वो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि उसकी पावर इतनी थी कि 1500 टाइम्स मोर पावरफुल दैन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वो बम उन्होंने एक्सप्लोड किया, ज़ार बम्बा। फिर जो उसका जो मतलब मेन मैन्युफैक्चरर था ज़ारकोव, पता नहीं क्या उसका नाम था, उनका नाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, 1961 के अंदर किया था।
ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है। अब उसके साथ क्या करते हैं, वो जो ज़ारकोव था या जो भी था, उसको बाद में वो कहता है ये मुझसे गलती होगी, मैंने इंसानियत की जो है वो तबाही की तरफ लेके आया हूँ। तो उसके बाद उसने एंटी न्यूक्लियर कैंपेन शुरू की, और उसके बाद क्या किया गया, एक ऐसे बंदे को जिसने 1500 टाइम्स बड़ा एक मतलब पूरी दुनिया को तबाह करने वाला न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसको क्या किया, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने नोबेल पीस प्राइज़ दिया। और हमारे साथ क्या हुआ है कि तो सिर्फ उसने क्या, अगर प्रोलिफरेशन की भी है उसके भी कोई सबूत एज सच नहीं है, क्योंकि विदाउट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको भी नहीं पता, और यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल गया, और एक ही बंदा ये सारा काम कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें, जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी जो बंदा कर रहा है, उस बंदे को भी कुछ नहीं कहा जा रहा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। फिर उसके अलावा जो रशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उसको भी कुछ नहीं कहा जा रहा। और यहाँ पे हमारे लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, मतलब जहाँ पर एक मुसलमान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाता है, तो वहाँ पर पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है। इसी तरह ईरान भी अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना चाह रहा है, तो उसके लिए पूरी दुनिया को अमन को ख़तरा है। लेकिन इसराइल बन चुका है, उसके लिए किसी को कोई ख़तरा भी नहीं है। ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, पिछले साल भी मोहसिन फ़खरेज़ादी, पिछले साल तो नहीं, पिछले साल इस तरह कुछ करके ना, 2-3 साल पहले उसको भी असैसिनेट किया गया। उसकी भी पूरी दुनिया ने जो है कोई मतलब उसको कंडेमनेशन नहीं है किसी की तरफ से। फिर इसराइल ने क्या किया, 2008 के अंदर वही जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था ना कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन किया, 2008 के अंदर सीरिया था और इराक था, इसी तरह डेट आगे पीछे हो सकती है। इसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, इसको भी पूरी तरह इसराइल ने जो है एयर मिशन कंडक्ट करके और आकर सारा जो है इसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, और सब कुछ बॉम्ब कर के जो है ना इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी। तो एक लिहाज से देखा जाए तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो है वो काफ़ी मतलब इतना प्रोटेक्ट किया है कि हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको कोई असैसिनेट नहीं कर सका। एटलीस्ट हाउस अरेस्ट किया, जो भी किया वो आगे है। तो ये काफ़ी एक ट्रेजिडी थी। तो हम अब बाकी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने लेवल के ऊपर मैं इनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, डॉक्टर कदीर खान साहब ने जो भी किया, और हम पूरी आवाम जो है इनको सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे जो भी लोग आएंगे, एक दिन आएगा कि इन लोगों को इनका जो है जायज़ हिस्सा दिया जाएगा, जो इनकी इज़्ज़त बनती है, जो इनको ऑनर देना चाहिए, जो इनको हमें अवार्ड्स देना चाहिए, वो इनको इंशाल्लाह एक दिन दिया जाएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग अपने लेवल के ऊपर रहते हुए डॉक्टर कदीर खान साहब के ऊपर आज तहसीन पेश कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।